ओके तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के कंपाइलर के बारे में। रिएक्ट ने अपना कंपाइलर लॉन्च किया है और अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो, अगर आप फ्रंट एंड लिखते हो तो ये एक गेम चेंजिंग फीचर माना जा रहा है रिएक्ट की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के कंपाइलर में क्या क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है और किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। राइट, जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ डॉक्यूमेंटेशन पेज पे और इसके डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं, पढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट कंपाइलर रूल ऑफ रिएक्ट को फॉलो करता है, रिएक्ट के रूल को समझता है, जिसके कारण हुआ क्या कि आप जो भी कोड आप लिख रहे हो, जिस तरीके से आप कोड लिख रहे हो उसी तरीके से आपको कोड लिखना होगा। आपको कोई भी नया कोड नहीं लिखना है अगर आप रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ करना चाहते हो। तो आप जिस तरीके से पुराने स्ट्रक्चर से कोड लिखते हो आप उसी तरीके से कोड लिखोगे, लेकिन रिएक्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट डज रिएक्ट कंपाइलर डू? रिएक्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर रिएक्ट एप्लीकेशन एट बिल्ड टाइम, बट समटाइम यू नीड टू मैनुअली मेमोराइज कंपोनेंट एंड वैल्यू टू कीप योर ऐप रिस्पॉन्सिव। राइट, यहाँ पे दरअसल बात ये हो रहा है कि रिएक्ट जो है वो बिल्ड टाइम पे आपके कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ करते हो, आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज़ करते हो, आप बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट लिखते हो। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली उस कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे होते हो। राइट, फॉर एग्जांपल जब मैं कोड लिखता हूँ, जब मैं चीज़ों को डेटा को रेंडर करता हूँ तो होता है कई बार ऐसा कि जब मैं टेबल को रेंडर कर रहा हूँ तो कई बार मैं टेबल के डेटा को ऑप्टिमाइज़ नहीं करता, मेमोराइज़ नहीं करता, मैं डायरेक्टली रेंडर कर देता हूँ। जिससे पहले परफॉर्मेंस में बहुत सारे लैग्स देखने को मिलते थे। जब भी कोई कंपोनेंट चेंज होता था, जब भी कोई पेरेंट कंपोनेंट चेंज होता था तो चाइल्ड पूरा रीरेंडर होता था। राइट, तो फॉर एग्जांपल एक डैशबोर्ड है, उसमें कुछ बटन्स हैं। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नया डेटा लोड करने का बटन है, लेकिन उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर टेबल है और अगर पेरेंट कंपोनेंट रन करता था, रेंडर करता था, तो वो पेरेंट कंपोनेंट के कारण चाइल्ड कंपोनेंट भी इंटरनली रेंडर करता था। इसके कारण हमें कैस्केड इफेक्ट देखने को मिलता है और इस कैस्केड इफेक्ट के कारण हमारे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाते थे। राइट, तो यहाँ पे समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको मैनुअली मेमोराइज करना पड़े किसी भी कंपोनेंट को, लेकिन नॉर्मली रिएक्ट कंपाइलर उस तरीके के कोड को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी बताया है कि जब हम कंपाइलर यूज़ नहीं कर रहे हो तो हमें डेटा को मेमोराइज करना पड़ता था। राइट, हो सकता था एक एक्सपेंसिव डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो और पेरेंट के रीरेंडर होने के बाद हमें कंपोनेंट को मेमोराइज करना पड़ता था ताकि कंपोनेंट रीरेंडर ना हो। राइट, हमें डेटा को मेमोराइज करना पड़ता था, हमें कंपोनेंट को मेमोराइज करना पड़ता था ताकि हम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। लेकिन जब हम रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ करेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर, एक्सपेंसिव कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग डेटा का है, और डायरेक्टली हम पर्टिकुलरली उस डेटा को यूज़ कर सकेंगे। रिएक्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। वो आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे प्रॉप्स पास हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे बटन्स पास हो रहे हैं। इसके बेसिस पे, इस प्रॉप्स के बेसिस पे रिएक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप को मेमोराइज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिटफॉल यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि इवन दो हैंडल क्लिक इज रैप्ड इन अ कॉल बैक, यूज कॉल बैक arrow function handle click item create a new function every time the component render. Right, it means that item will always receive a new on click props, breaking memorizations. React compiler is able to optimize the correctly with or without the arrow function, ensure that item only re-render when props dot on click change. Right, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका जो हैंडल क्लिक फंक्शन वो ऑलरेडी मेमोराइज हो। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल क्लिक ऑलरेडी मेमोराइज है, लेकिन अगर उसे आप एक ऑन क्लिक इवेंट में पास करते हो, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन में एज अ फंक्शन पास करते हो, तो एवरी रेंडर पे यहाँ पे एक नया फंक्शन पास हो रहा है। हैंडल क्लिक भले ही मेमोराइज हो, लेकिन ये जो फंक्शन है वो नए तरीके से पास हो रहा है, नहीं, इसका नया रेफरेंस पास हो रहा है ऑन क्लिक में। राइट, जिसके कारण ये रीरेंडर होगा। लेकिन रिएक्ट कंपाइलर
इसको आइडेंटिफाई कर पाता है, और रिएक्ट कंपाइलर तभी रीरेंडर कर पाता है जब प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक चेंज होता है, राइट। यानी जब इस पर्टिकुलर ऑन क्लिक में कुछ चेंजेस आएंगे, जब प्रॉप्स चेंज होंगे, तभी इसको ये रीरेंडर करेगा। यानी इस लेवल पे भी ये ऑप्टिमाइज कर देता है आपको के हैंडलर फंक्शन को भी, राइट। तो जब रिएक्ट कंपाइलर नहीं थे तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते थे अपने कंपोनेंट लिखने के तरीके में। अगर आप नए हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होते थे। आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता था अपने कंपोनेंट को मेमोराइज करने में। लेकिन रिएक्ट कंपाइलर इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आप एक बेसिकली सिंपल तरीके से अपने रिएक्ट के कोड लिख सकते हो। आपको यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, इन चीज़ों को ज़्यादातर लिखने की ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। आपका जो रिएक्ट कंपाइलर है वो खुद इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, खुद मेमोराइज करता है, राइट। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि आफ्टर रिएक्ट कंपाइलर चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन राइट सेम कोड विदाउट मैनुअल मेमोराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूज़ कॉल बैक हैं, यूज़ मेमो हैं, ये सारे हुक्स हट गए यहाँ से, और डायरेक्टली आप सिंपल तरीके से इस तरीके से यहाँ पे आप इवेंट कॉल बैक डिफाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप डेटा को प्रोसेसिंग का जो लॉजिक है वो लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो मेमोराइजेशन का लॉजिक है वो रिएक्ट हैंडल कर लेगा। अब आपको इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इन चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आज भी याद है जब हम कंपोनेंट लिखते थे, जब मैं बिगिनर था, जब मैं फ्रेशर था, जब मैं कंपोनेंट लिखता था तो मैं कई बार इस तरीके से ही कंपोनेंट लिख देता था कि जब मैं डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ, हो सकता है वो एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग हो रही हो, या ये भी होता था कि जब मैं टेबल एंटर कर रहा हूँ, जब मैं और किसी तरीके लिस्ट एंटर कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, 100 200 500 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को बिना मेमोराइज के यूज़ कर देता था। जिससे कारण होता क्या था कि अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर एक बटन भी क्लिक करूं, वो सिंपल वो बटन जो है वो एक मॉडल खोल रहा है, तो भी हमारा चाइल्ड रीरेंडर होता था, राइट। डेटा में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मॉडल रेंडर हुआ है, लेकिन चाइल्ड रीरेंडर होता था क्योंकि पेरेंट रीरेंडर हुआ वहाँ पे। इस केसेस में चाइल्ड का जो ट्री है वो भी रीरेंडर होता था। इससे परफॉर्मेंस बहुत ही डिग्रेड होते थे हमारे एप्लीकेशंस के, राइट। जब मैं इन चीज़ों को समझा, जब मैं ऑप्टिमाइज़ किया, तो मुझे समझ में आता था कि क्या वैल्यू है यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक, इस तरीके के जो मेमोराइजेशंस के टेक्निक है रिएक्ट के ऊपर, राइट। लेकिन रिएक्ट ने इन चीज़ों को भी अब सॉल्व कर दिया है। अब आप अगर एक बेसिक बिगिनर के तरीके से भी कोड लिखते हो तो आपका रिएक्ट ऑटोमेटिकली चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, राइट। आपके लिए सारे जो ऑप्टिमाइजेशन के रूल हैं वो लिख देगा, राइट। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इस तरीके के कोड भी वो मेमोराइज करता है। नॉर्मली हम इस तरीके से जो कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, इवन एक्सीडेंटली भी हम इस तरीके से काम करते हैं, तो रिएक्ट इन चीज़ों को समझ लेगा और इसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो रिएक्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली अप्लाइज द ऑप्टिमल मेमोराइजेशन, इंश्योर योर ऐप ओनली रीरेंडर व्हेन नेसेसरी, राइट। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब ये मेमोराइजेशन करेगा तो क्या ये उस तरीके के जो बेसिकली छोटे छोटे प्रॉप्स होते हैं जो कम डेटा के साथ रेंडर हो रहे होते हैं उसको भी मेमोराइज कर देगा। क्योंकि एक चीज़ आप समझो कि जब हम मेमोराइजेशन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, राइट। हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन करते हैं तो एक्चुअली में हम बहुत सारा कोड लिख रहे होते हैं पीछे, जो प्रिवेंट करता है, जो चेक्स लगाते हैं, जो डेटा को कंपेयर करता है, राइट। क्योंकि मेमोराइजेशन का टेक्निक ही यही है कि अगर डेटा में चेंजेस हों देन उसको रीरेंडर करो, ठीक है। तो चेंजेस को पता करने के लिए भी एक कंपैरिजंस तो चलता है बिहाइंड द सीन। तो रिएक्ट कंपाइलर किस तरीके का मेमोराइजेशन करता है, थोड़ा सा हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। रिएक्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेमोराइज द प्राइमरी फोकस ऑफ इम्प्रूव अपडेट परफॉर्मेंस, राइट, re-rendering existing components, so it focus on these two use cases, skipping cascading re-rendering for components, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब पेरेंट रेंडर होता है
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रीरेंडरिंग पेरेंट कॉज मेनी कंपोनेंट इन द कंपोनेंट्री टू रीरेंडर इवन दो ओनली पेरेंट है चेंज। तो ऐसा कई बार होता है कि जब हम पेरेंट कंपोनेंट में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं केवल और केवल पेरेंट कंपोनेंट में, उसका कोई भी इफेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट पे नहीं होता है, उस केसेस में भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होता है। लेकिन यहाँ पे इस केसेस में जब हमारा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होगा और अगर चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर होने की नेसेसिटी नहीं होगी, देन हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिवेंट करेगा री रेंडरिंग चाइल्ड कंपोनेंट का। अगर वो नेसेसरी होगा, अगर वो अपडेट्स होंगे रेंडर करने के लिए, देन उसको री रेंडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, ठीक है। स्किप एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ रिएक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस करते हैं, उस तरीके के फंक्शंस को रिएक्ट कंपाइलर मेमोराइज नहीं करेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिएक्ट इस तरीके के जो एक्सपेंसिव फंक्शंस हैं उसको रिएक्ट से बाहर रखें, ठीक है। तो इस तरीके हुक्स के थ्रू जो हम मैनुअली मेमोराइजेशंस का लॉजिक चलाते थे, वो लॉजिक अब चलाने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैसेज बटन का। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रेंड लिस्ट के जो कंपोनेंट है, जो कि फ्रेंड लिस्ट है, ये अगर चेंज होता है तो यहाँ पे मैसेज बटन जो हैं वो रीरेंडर होते हैं, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ फ्रेंड कंपोनेंट का, फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट का, और ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, जिसके कारण होगा क्या कि कैस्केड इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो एक कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा, ठीक है। React compiler automatically apply the equivalent of manual memoization, ensure that only relevant part of the app re-render and state change, ठीक है। तो जब भी स्टेट चेंज होगा तो केवल और केवल रिलेवेंट पार्ट, यानी इस पार्ट को री-रेंडर किया जाएगा, न कि पूरे कंपोनेंट को, राइट। तो पूरे कंपोनेंट को री-रेंडर नहीं होने से क्या होगा कि ये मैसेज बटन जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपका एक लिस्ट कंपोनेंट भी हो, जैसा कि हमने जो एग्जांपल दिया कि जब मैं कंपोनेंट लिखता था तो कई बार ऐसा होता था कि अगर ये डेस्कटॉप कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट एक टेबल का कंपोनेंट है जो 1000 लिस्ट या 500 लिस्ट को रेंडर कर रही है फॉर एग्जांपल, तो इस केसेस में क्या होता था कि जब मैं पेरेंट कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस करता था तो उसके कारण हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होता था। तो रिएक्ट इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। अगर कोई भी स्टेट चेंज होता है, यानी यहाँ पे इस केसेस में फ्रेंड लिस्ट भी चेंज होते हैं, तो ये कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने लिखा हुआ है कि विच इज समटाइम रेफर टू फाइन ग्रेन रिएक्टिविटी, इट्स इज above example. React compiler determine that the return value of friend list card can be reused even the friend change, right, and can avoid recreating the JSX and avoid re-rendering message box as a count change, ठीक है। तो क्या ये सेफ है यूज़ करना? तो रिएक्ट वाले कह रहे हैं कि रिएक्ट कंपाइलर अब एक स्टेबल वर्जन में आ चुका है, यानी अब एक प्रोडक्शन के लिए रेडी है, और ये मेटा के प्लेटफॉर्म पे, मेटा के प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे चेक हो चुका है, राइट, ये टेस्ट हो चुका है। तो मेटा के जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बड़े बड़े जो साइट्स हैं, इनके ऊपर भी ये अब टेस्ट हो चुका है, राइट। तो ये रोनाल्डो द कंपाइलर टू प्रोडक्शन फॉर योर ऐप विल डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ योर कोड बेस एंड हाउ वेल यू आर फॉलोड द रिएक्ट रूल। तो अगर आप रिएक्ट रूल को फॉलो करते हो तो बेफिक्र होकर आप इस कंपाइलर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कोड बेस्ट प्रैक्टिस से लिखा हुआ है, रिएक्ट रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वाइट, बेबल, मैट्रो, जो इस तरीके के बिल्ड टूल्स हैं, उनके साथ भी इंटीग्रेशन का अभी आने वाला है, राइट। नेक्स्ट जेएस अगर आप यूज़ करते हो तो नेक्स्ट जेएस के 15.3 वर्जन या उससे ऊपर वाले वर्जन में ऑटोमेटिकली आपको रिएक्ट कंपाइलर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जेएस के 15.3 या उससे ऊपर वाले वर्जन्स में रिएक्ट कंपाइलर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट अगर फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हो तो नेक्स्ट जेएस का वर्जन 16 हमें डायरेक्टली इंस्टॉल होकर देखने को मिलता है, और नेक्स्ट जेएस का 16 भी रिएक्ट कंपाइलर सपोर्ट करता है, राइट। तो व्हाट शुड आई डू अबाउट यूज मेमो, यूज कॉल बैक एंड
react.memo। तो ये कुल कहने की बात ये है कि यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक जिस तरीके से यूज़ होते थे ऑलरेडी यूज़ होते रहेंगे रिएक्ट कंपाइलर आने के बाद भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मैनुअली मेमोराइज करना पड़ता है अपने कंपोनेंट को, राइट। तो इस केसेस में कई बार अगर स्पेशल केस हो, कुछ यूज़ केसेस अलग हों, तो आप मेमोराइज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्ट कंपाइलर इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर ये है कि अभी के लिए जो मेमोराइजेशंस का कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्टिमाइजेशन का लॉजिक है, वो रिएक्ट कंपाइलर में लिखा गया है, जो कि एज अ कॉल बैक अगर आप किसी चाइल्ड कंपोनेंट में कॉल बैक फंक्शन पास करते हो और प्रॉप्स एज अ डेटा भी गेट करते हो, तो उन केसेस में ये सारे जो कंपोनेंट है रिएक्ट के वो ऑलरेडी आपके डेटा के ऊपर मेमोराइजेशन सप्लाई कर देगा, राइट। आप फंक्शन पास करते हो, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि एज अ कॉल बैक फंक्शन हम एक इवेंट को पास कर रहे हैं। तो इस केसेस में हर रेंडर पे ये कॉल बैक जो फंक्शन है वो सेम ही एज अ सेम रेफरेंस पास होगा, कोई भी नया कॉल बैक फंक्शन पास नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा मेमोराइजेशंस ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन करना बहुत ही सिंपल है। इंस्टॉलेशन के लिए अभी रिएक्ट ने बिबल के साथ इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल डेव डिपेंडेंसी ऐसे डालना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी के साथ बिबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। अगर आप वीट एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वीट का रिएक्ट प्लगइन आप यूज़ करो और वहाँ पे बिबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ करो। अगर आपका एप्लीकेशन बिबल के ऊपर है तो बिबल के ऊपर जो है, तो बिबल के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी प्लगइन है, तो बिबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर इसे यूज़ करना है और बस एक लाइन लिखने से आपके कोड बेसिस में रिएक्ट कंपाइलर ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वीट के थ्रू अगर आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, वीट प्लगइन बिबल इसको इंस्टॉल करना है, राइट। और उसके बाद हमें बिबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर को सिंपली यूज़ करना है। तो अगर आप फ्रेश नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो नेक्स्ट 16 अगर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली रिएक्ट कंपाइलर आपको इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये ऑप्शन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप यस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन में रिएक्ट कंपाइलर ऐड होके ही मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जैसे डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे हम रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट जेएस में सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है बिबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर को और नेक्स्ट के कॉन्फ़िगरेशन में रिएक्ट कंपाइलर ट्रू को पास कर देना होता है। इतना बार करने से सिंपली आप कंपाइलर यूज़ करने लगते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर रिएक्ट राउटर यूज़ करते हो तो वाइट के थ्रू आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल अडॉप्शन, राइट। तो इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है और अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ तो रिएक्ट कहता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंटली चीज़ों को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इंक्रीमेंटल अडॉप्शन क्यों करना है इसके बारे में बताया है, राइट। अप्रोच क्या होना चाहिए इंक्रीमेंटल अडॉप्शन का इसके बारे में बताया है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी बताए हैं, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशंस पास कर सकते हैं। आप जो मॉड्यूल तो आपके जो मॉड्यूल लेटेस्ट हैं, राइट, जो मॉडर्न मॉड्यूल्स हैं जो रिएक्ट 17 रिएक्ट 18 पे लिखे हुए हैं, तो उस तरीके के कंपोनेंट्स पे आप यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर यूज़ करते हैं, राइट। हो सकता है क्योंकि आपके कंपोनेंट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी यूज़ हो रखा हो, लेकिन जो मॉडर्न फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हैं उन मॉडर्न कंपोनेंट पे आप केवल और केवल रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ कीजिए, राइट। यहाँ पे वही इंक्रीमेंटल अडॉप्शन का फीचर है कि आप पर्टिकुलर मॉडर्न तरीके के जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, जो लेटेस्ट कंपोनेंट लिखे हुए हैं, जो रिएक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, रिएक्ट के 17 18 के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप मल्टीपल
जो अलग अलग फीचर्स कंपोनेंट हैं, मॉडर्न जो कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्ट इन मोड विथ यूज मेमो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर मैक्सिमम कंट्रोल यू कैन यूज कंपाइलेशन मोड एनोटेशन टू ओनली कंपाइल एनोटेशन एंड हुक्स दैट एक्सप्लिसिटली ऑप्ट इन विद द यूज मेमो डायरेक्टरी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिकली उन्हीं पार्ट को कंपाइल करना चाहते हो, उन्हीं पार्ट को मेमोराइज करना चाहते हो, अगर आप फुल कंट्रोल लेना चाहते हो, तो यहाँ पे एक डायरेक्टिव भी इन्होंने दिया हुआ है, कंपाइलेशन मोड एनोटेशन, राइट। जब आप अपने जो वेबल के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वाइट के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो जब आप अपने प्लगइन्स में एक एनोटेशन पास करते हो, कंपाइलेशन मोड एनोटेशन, इसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको जिस भी पार्ट को मेमोराइज करना है वहाँ पे आपको डायरेक्टिव लगाना होगा, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके ऊपर आ जाता है। जो ऊपर वाले अप्रोच है उसमें आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर फीचर और फाइल फोल्डर्स को मेमोराइज करता है, या उस पर अपना कंपाइलर का जो मेमोराइजेशन है, जो कंपाइलर अप्लाई करता है, राइट। लेकिन ज़्यादा कंट्रोल के लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपाइलेशन मोड एनोटेशन को यूज़ करें आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आपका प्रोडक्ट लेगेसी है तो। और उसके बाद जिन पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको मेमोराइज करना है वहाँ पे आप यूज़ मेमो का एक एनोटेशन लिख दें, राइट। इससे रिएक्ट कंपाइलर समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें मेमोराइज करना है और वो उस कंपोनेंट को मेमोराइज कर देगा, ठीक है, राइट। तो विथ कंपाइलेशन मोड एनोटेशन यू मस्ट ऐड यूज़ मेमो टू एवरी कंपोनेंट यू वांट टू ऑप्टिमाइज। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कंपाइलेशन मोड एनोटेशन यूज़ करते हो तो आपको उन कंपोनेंट में यूज़ मेमो एनोटेट करना पड़ेगा जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, ठीक है। ऐड यूज़ मेमो टू एवरी कस्टम हुक, जो भी कस्टम हुक आप बनाते हो वहाँ पे आप यूज़ मेमो आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो कस्टम हुक भी ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। जो भी नए कंपोनेंट है, जो नए फीचर के साथ बने हुए हैं, वहाँ पे आपको यूज़ मेमो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको किस तरीके के इशू आते हैं जब आप अडॉप्ट कर रहे हो रिएक्ट कंपाइलर को, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ नो मेमो टू टेम्पररली एक्सक्लूड द प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट। तो इस तरह के अगर कंपोनेंट हैं जो एरर दे रहे हैं कंपाइल टाइम पे, मेमोराइज नहीं हो पा रहा है वो कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप यूज़ नो मेमो का एक एनोटेशन यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण होगा क्या कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रिएक्ट कंपोनेंट के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिबगिंग गाइड भी पढ़ सकते हो, डिबगिंग गाइड में चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, राइट। तो डिबगिंग गाइड को अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ तो कंपाइलर एरर वर्सेस रन टाइम एरर, यहाँ पे दो तरीके के एरर हमें देखने को मिलेंगे। कंपाइलर एरर तब आएगा जब हम बिल्ड कर रहे होंगे एप्लीकेशन, कंपाइलर एरर तब आएगा जब हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होंगे, राइट। देयर आर रेयर बिकॉज द कंपाइलर इज डिज़ाइन टू स्किप प्रॉब्लमेटिक कोड रेदर देन फेल। तो इनका कहना ये है कि इस तरीके के रेयर ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपाइलर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो प्रॉब्लमेटिक कोड हों, जो रिएक्ट रूल को फॉलो नहीं करते हों, उस तरीके के कोड को स्किप किया जाए, न कि उसको कंपाइल टाइम में फेल किया जाए, राइट। तो रन टाइम एरर भी आ सकते हैं। तो जब आप कंपाइलर यूज़ करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रन टाइम एरर ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो दिस टिपिकली हैपन व्हेन योर कोड वायलेट द रूल्स ऑफ रिएक्ट, ठीक है। तो ये तभी होगा जब रिएक्ट के रूल के हिसाब से आपका कंपोनेंट लिखा नहीं होगा, आप अपने कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो अगर इस तरीके के डिबगिंग के इशू आएँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये डिबगिंग के इशू आता है, तो वहाँ पे आप यूज़ नो मेमो करके नोटेशन है उसको यूज़ कर सकते हो, टेम्पररली उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिसेबल कर सकते हो मेमोराइजेशन से, राइट। तो इस तरीके का जो इन्होंने कुछ अप्रोच दिया हुआ है, कॉमन ब्रेकिंग पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इसको डिबग करेंगे अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।